तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन की तरफ, जो है हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये लिमिटेशन क्या है, मतलब कमियाँ। देखो हर किसी इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी कुछ ना कुछ होगी। कोई इंसान अच्छा होता है, कोई दयालु होता है, कोई बेईमान होता है, कोई लालची होता है, कोई बुद्धिमान होता है, ठीक है, कोई मूर्ख होता है। तो कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो उसी तरीके से अकाउंटिंग की भी कुछ कमियां हैं। उन कमियों में से सबसे पहला कमी आता है, अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब क्या है, मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ, फिर इसे समझते हैं। फुल्ली एग्जैक्ट का मतलब होता है कि एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं दिखाता। देखो ऐसे समझ सकते हो, एक एग्जांपल लेता हूँ, ये आपके आगे का पोर्शन है, जितना समझ में आएगा वेल एंड गुड, नहीं समझ में आएगा ऐसा होगा नहीं। देखो चीज़ों को विजुअलाइज करना, जैसे बोल रहा हूँ, क्या होता है कि जब कभी भी आपको बिज़नेस करना है तो आपको कैश के साथ साथ उधारी बेचना ही पड़ेगा, कितना भी हो जाए, नहीं तो आपका बिज़नेस जल्दी मार्केट में कस्टमर बेस नहीं पकड़ेगा, मतलब कि कस्टमर आपके पास जल्दी नहीं बनेंगे। तो उधारी भी बेचना पड़ता है, ठीक है। तो जिस पर्सन को आप उधारी बेचते हो उसके ऊपर कभी कभार आपको डाउट होने लगता है कि ससुरा ये जो मेरा सामान है, जो जितने का खाया अब वो लेके भाग ना जाए, मतलब कि ये यहाँ से कहीं चला ना जाए और वो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो देखो सिंपल शब्दों में, आप जिसको उधारी बेचते हो आप उसको बिजनेस के अंदर एक टर्म से बुलाते हो जिसको बोलते हैं डेटर्स। डेटर्स वो व्यक्ति होते हैं जिनको आपने उधारी बेचा है। तो मान लो आपने उधारी बेचा है, सपोज 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का उधारी बेचा है, ओके। अब आपको इसमें से जो 10,000 लोग हैं, ठीक है, मतलब कि 1 लाख का 10% 10,000, ओके, 10,000 लोग हैं, मतलब कि वो लोग जिन्होंने 10,000 रुपये का माल खाया है आपसे, 10,000 रुपये का सामान आपके पास से परचेज़ करके ले गए, खरीद के ले गए। आपको लगता है क्या कि ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने 10,000 रुपये का सामान मेरे से उधारी खरीदा है और खाया है, अब ये लगता है मुझे भग जाएगा। तो ये आपको डाउट हो रहा है, इस डाउट को आप बोलोगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। मतलब कि आप जो है इस नुकसान से बचने के लिए नहीं, मतलब कि आप इस नुकसान को अभी बुक करके चलोगे। अभी बताता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हो आप प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। ये आगे पढ़ोगे, अभी ज़्यादा पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो आपको लगा, आपने एस्टिमेशन लगाया कि 10% जो है लोग मेरा खा के भाग जाएंगे, मतलब 10,000 रुपये मेरा नुकसान हो जाएगा। तो जब मान लो आपने बेचा था 1 लाख का और 10,000 का नुकसान हो जाएगा, तो मतलब कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट जो है 90,000 रुपये का होता, क्योंकि ये 90,000 रुपये कौन सा बता रहा है, जिसमें से हमने 1 लाख का सेल किया और ये वो लोग हैं, लग रहा है कि भाग जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा अपना, 90,000 रुपये का। सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि एस्टिमेशन लगाया कि मेरे 10% लोग जो है वो जिनको मैंने उधारी बेचा है वो खा के भाग जाएंगे। ये मेरा एस्टिमेशन सही है या फिर गलत है, वो कैसे पता चलेगा मुझे? ये जो मैंने 10% एस्टिमेशन लगाया है कैसे पता चलेगा? मैंने बस ऐसे ही मुँह उठा के बोल दिया कि 10%। तो मैंने ये जो प्रोविज़न बनाया, ठीक है, वैसे ये जो प्रोविज़न का रेट है कितना बनाना है वो आप पास्ट डेटा के बेसिस पे, पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के एनालिसिस करते हो कितना % डेटर भागेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एस्टिमेशन लगाया, एक अनुमान लगाया कि 10% मेरे डेटर्स भाग जाएंगे, तो मेरा 10,000 रुपये का नुकसान हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे सस्पेंस हो रहा है कि 10,000 में से कितने का भागेगा, 10,000 भाग जाएंगे, 5,000 भागेंगे, 1,000 भागेंगे, 8,000 भागेंगे, कितने भाग रहे हैं मुझे नहीं पता चल पा रहा है एक्चुअल। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 10,000 का नुकसान दिखा दे रहा हूँ और अपना प्रॉफिट दिखा रहा हूँ 90,000। तो मैं क्या कर पा रहा हूँ यहाँ पे एग्जैक्ट जो मेरा अकाउंटिंग अमाउंट है कितने से मैं दिखाऊँ वो नहीं बता पा रहा हूँ। तो इसको बोला गया ये कमी है। अभी आगे आप पढ़ोगे जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, तो आप वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें बातें निकल के आएंगी। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू को पता लगाने में अनेबल हूँ, तो वही बोला गया कि ये कमी है अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग इज़ नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब पता नहीं आपको कैसे समझाऊँ, आई होप कि थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा, दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जितना समझ में आया वेल एंड गुड, नहीं आया तो भी ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूँ, इसको मैं मिटाता हूँ। आप ये चाहो तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसके नीचे लिख सकते हो ऐसे कुछ करके, ठीक है। और जो आपने प्रीवियस क्लास में जो मैंने इसको कंप्लीट कराया था
उसको आप वीडियो पोज करके लिख लिए होंगे, ये मान के चला था, ठीक है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। सपोज आप जो है अभी स्कूलिंग लेवल पे हो, मतलब कि आप अभी 11th में पढ़ रहे हो, फिर 12th में जाओगे, फिर क्या होगा, हाँ तो आप अभी 11th से 12th में जाओगे, फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे, उसके बाद किसी प्रोफेशनल डिग्री में एंटर लोगे, तो डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपकी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या किया कि मार्केट में गए, कोई भी डिग्री लेके, मान लो आपने कोस्ट अकाउंटेंट की डिग्री गेट कर ली, ठीक है, और आपके दोस्त ने भी वो कोस्ट अकाउंटेंट की डिग्री जो है ले ली, मतलब आप दोनों जो है CMA बन गए, आप भी CMA हो और आपका फ्रेंड भी। लेकिन आपके पास जो नॉलेज है आपके फ्रेंड से ज़्यादा है, आपके पास जो नॉलेज है आपके फ्रेंड से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो अकाउंटिंग है ये नहीं चेक करेगा कि आपके पास कितना नॉलेज है, आपके फ्रेंड से कितना ज़्यादा है, ये स्किल को चेक नहीं करता है, तो इस चीज़ को ये अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करता है। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट। क्वालिटेटिव एलिमेंट का मतलब कि आपके पास कितनी स्किल है, वो स्किल को ये चेक नहीं करता, क्या मतलब रिकॉर्डिंग में नहीं लाता, कौन, अकाउंटिंग, ठीक है। ये था दूसरा यहाँ पे लिमिटेशन, किसका, अकाउंटिंग का। नाउ लेट्स मूव अहेड टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, दैट इज अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब है, इसको एक एग्जांपल समझते हैं। जब आप फाइनल अकाउंट ऑफ चैप्टर पढ़ोगे तो आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि जब आप अपने एसेट्स का वैल्यूएशन करते हो तो एसेट्स को हमेशा आपको अपने बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट क्या होता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जहाँ पे एसेट्स और लायबिलिटी को दिखाते हैं। एसेट्स, लायबिलिटी, तो यहाँ पे आप जितनी भी एसेट्स है, एसेट्स का मतलब जितनी भी आपकी फिक्स एसेट्स है, आपके पास लैंड है, कोई बिल्डिंग है, तो आपको उसी वैल्यू से दिखाना होगा जितने में आपने खरीदा था। ये कौन बोलता है, AS 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब आप AS की स्टडी करोगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि वो ये नहीं बोलता कि आज मान लो कि आज सपोज मान लो 2000 में आपने को 2 ईयर की बात कर रहा हूँ, 2001 में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा था 1 लाख रुपए में, लेकिन आज उसकी वैल्यू जो है मार्केट में 10 लाख रुपए हो चुकी है। तो अगर आपके बिजनेस में उस एसेट्स की वैल्यू 10 लाख रुपए हो चुकी है तो आपका बैलेंस शीट में जो एसेट्स की वैल्यू दिखेगी वो 1 लाख रुपए पे ही दिखेगी, ना कि 10 लाख पे। तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग इग्नोर करता है जो भी प्राइस लेवल में चेंजेस हुआ, मतलब कि आज इसकी वैल्यू 10 लाख रुपए हो चुकी है प्रॉपर्टी की, जब हमने खरीदा था 1 लाख रुपए था, तो हमारा अकाउंट्स बोलता है कि आपको 1 लाख रुपए दिखाना है, ना कि 10 लाख रुपए। तो ये एक कमी है इसका। नेक्स्ट है अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन हम अपने सिस्टम में डालेंगे, अकाउंटिंग सिस्टम में जो हमारा टैली यूज़ हो रहा है, बीजी यूज़ हो रहा है, टैली ERP यूज़ हो रहा है, वो वही इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कलेक्ट करेगा जो हम उसके अंदर फीड करते हैं। तो मान लो आपने क्या किया कि अपना बिज़नेस का फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा दिखाने के लिए, मतलब कि आप चाहते हो कि मेरा मार्केट में अच्छा खासा नाम हो, तो अपना सेल बढ़ाने के लिए मार्केट में सेल, अगर आप सेल ज़्यादा करोगे तो आपका प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो आपने सेल को बढ़ा दिया बिना मतलब मार्केट में अपना सेल किए बगैर, नकली सेल दिखा दिया, जिससे कि मेरा मार्केट में जो मेरे कंपनी का वैल्यू है वो बढ़े, मेरे कंपनी के शेयर्स का जो प्राइस है वो बढ़े, ठीक है। तो ऐसा लोग अक्सर करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए नकली जो गलत इन्फॉर्मेशन है वो अपने अकाउंटिंग सिस्टम में फीडबैक करते हैं। तो वही बोला गया कि यहाँ पे अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। इसी तरीके से मान लो कि आप अपना प्रॉफिट कम करना चाहते हो, तो आप खर्चा बहुत ज़्यादा दिखा दोगे, या फिर जो आपने सेल किया है उस सेल को कम दिखाओगे, जिससे कि आपका प्रॉफिट कम निकलेगा। अब आपको इसका बेनिफिट कहाँ मिलेगा, तो टैक्स में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपके बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम हुआ है, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ऐसा फ्रॉड करने के लिए इसके अंदर हम गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं। ये होता है एक लिमिटेशन किसका, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग में लीड्स टू विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट बात करते हैं अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन,
देखो अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, वीडियो बैटरी डेड होने वाला है, जल्दी ख़त्म करते हैं। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई एसेट्स परचेज़ किया, मान लो कि बिल्डिंग खरीदा, तो जितनी की बिल्डिंग आपने खरीदी थी उस बिल्डिंग की वैल्यू, मतलब उस बिल्डिंग के अंदर कुछ ना कुछ समय समय पर टूट फूट होते रहता है, उसकी वैल्यू कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो पुराना होते जाएगा। जो भी सामान जितना पुराना होते जाएगा, सपोज़ आपने कोई फ़ोन खरीदा और वो फ़ोन आज 10,000 रुपये खरीदा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद बेचने जाओगे तो ऑब्वियसली 10,000 का नहीं बिकेगा, कम का बिकेगा। तो वो उसी तरीके से जो बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ रही है, तो उस बिल्डिंग में की वैल्यू में जो कमी आई, उस कमी को माइनस करने के बाद उसके कॉस्ट में से वो वैल्यू दिखाया जाता है। मतलब रियलिस्टिक वैल्यू नहीं दिखाया जा रहा है, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट बातें हैं एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि क्या क्या फ़ायदे हैं किसके, अकाउंटिंग्स के। तो सबसे पहला फ़ायदा आता है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। ये बिज़नेस के फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। मतलब वही जो प्रॉफिट हुआ वो बताएगा, कितनी संपत्ति है, कितना कर्ज है, उस सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा बात करते हैं असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। सेम पॉइंट रिपीट हो रहा है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करेगा, कंट्रोल में। फिर उसके बाद फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस। अगर आप कोई सामान बनाते हो तो सामान बना के बेचोगे कितने पे, आपको कॉस्ट पता रहेगा, तभी ना उस कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड करोगे, उसके बाद बेचोगे। तो वही बोला गया कि असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट को असिस्ट करता है, हेल्प करता है किस चीज़ में, कोई भी पॉलिसी, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, कंट्रोल, ये सब चीज़ें करने में। नेक्स्ट आता है रिप्लेस मेमोरी। रिप्लेस मेमोरी का मतलब है कि मान लो कि आज आप सारा रिकॉर्ड अच्छे तरीके से मेंटेन करके चल रहे हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो कल को चल के आप भूल जाओगे कि मैंने इतने तारीख को कितना सामान बेचा था। तो आपके पास रिकॉर्ड होगा, वो आपको रिमाइंड कर देगा, याद दिला देगा कि आपके पास जो सेल हुआ है आपके बिजनेस से वो कितने तारीख को कितना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटेट्स कॉम्पेरेटिव स्टडी। फैसिलिटेट्स कॉम्पेरेटिव स्टडी का मतलब होता है, चलो रिकॉर्ड और आप भी बंद हो जाएगा। फैसिलिटेट्स क्या बोला गया, फैसिलिटेट्स कॉम्पेरेटिव स्टडी। हम जो है पिछले साल हमने कोई धंधा किया, उस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, मतलब कि जो बैलेंस शीट बना था और जो इस साल हमने धंधा किया, इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस कमाया, दोनों को आपस में कंपेयर कर सकता हूँ और डिसीजन ले सकता हूँ किस चीज़ में, कि मेरा जो परफॉर्मेंस है एनालिसिस कर सकता हूँ, परफॉर्मेंस पिछले साल से अच्छा रहा या फिर ख़राब रहा। तो ये सब चीज़ को कंपेयर किया जा सकता है, उसमें फैसिलिटेट्स प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। जैसे मैंने आपको कहा था कि हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें अपना रिटर्न गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है, मतलब जीएसटी का पेमेंट करना होता है। जीएसटी का पेमेंट कैसे कितना करना पड़ता है, कैसे होता है, वो थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ। देखो, जब कभी भी कोई भी हम प्रोडक्ट मार्केट से ख़रीदते हैं तो ख़रीदते टाइम पे हम अपने जेब से जीएसटी का पेमेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट जीएसटी। और जब हम उसको ख़रीद के लेके आएँ, अब दोबारा से उसको हम सेल करेंगे तो हम जीएसटी का कलेक्शन करते हैं अपने कस्टमर से, तो उसको बोलते हैं हम आउटपुट जीएसटी। गवर्नमेंट बोलती है कि आपके पास जितना भी अमाउंट आया आउटपुट जीएसटी के नाम पे, इसमें से आपने जो पेमेंट कर दिया था वो पेमेंट माइनस करने के बाद आप हमें ये डिपॉजिट कर दो। ठीक है, इसको जीएसटी आर जब फाइल करते हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ किया जाता है। तो वही बोला गया कि फैसिलिटेट करता है सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटीज़ का सेटलमेंट करने में कि कितना अपने को जीएसटी का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को, उसमें हेल्प करता है। इसी तरीके से अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता हूँ तो प्रॉफिट जो मैं निकाला, उस प्रॉफिट में मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। तो मैं ये पता लगाऊंगा कि जो मेरा प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट में कितना टैक्स बन रहा है। 30% बनता है वैसे बिज़नेस के लिए, तो सीधे प्रॉफिट का 30% निकालूंगा, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दूंगा। तो मेरा ये जो लायबिलिटी है, कर्ज क्या चीज़ का, कि मुझे गवर्नमेंट को टैक्स का पेमेंट करना है, उसको सेटलमेंट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट लोन्स। अभी ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। ये फैसिलिटेट लोन्स का मतलब क्या है, देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो या फिर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, मतलब कि सैलरीड पर्सन हो, किसी के अंडर में रह के काम करते हो, तो अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का मतलब कि आप अपने इनकम पे टैक्स पेमेंट करते हो गवर्नमेंट को, तो आपको स्लिप मिलता है और वो स्लिप आपको हेल्प करेगा कोई भी बैंक से लोन लेने में। मतलब कि अगर आप आईटीआर फाइल करते हो, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो, तो उस इनकम टैक्स रिटर्न के बेसिस पे वो जो बैंक है वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकता है।
वो आपका ITR रिटर्न देखेगा कि आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, उसके बेसिस पे आपको वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो हेल्प मिलता है अपने को लोन लेने में भी, ठीक है। इसके बाद आता है एविडेंस इन कोर्ट। एविडेंस इन कोर्ट का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई भी हमने लेन देन किया किसी भी थर्ड पार्टी के साथ, सेकंड पार्टी के साथ, मतलब हमारा कस्टमर आया मान लो ना हमारे बिजनेस के अंदर, और हमने उससे कोई भी लेन देन किया। अब हमने मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो इधर बताता हूँ। सपोज ये आप हो, आपकी एक शॉप है और आपका एक कस्टमर है। ये कस्टमर आपके पास आया और बोला कि सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, जो भी प्रोडक्ट बेचते हो आप वही प्रोडक्ट उसे चाहिए था। आपने मान लो कि इसे जो है 5,000 रुपये का सामान बेचा, ओके 5,000 रुपये का सामान बेचा, इसने ले लिया और आपने इससे इनवॉइस भी इशू कर दिया और आपने इस चीज़ का रिकॉर्डिंग अपने सिस्टम में भी कर दिया जहाँ पे आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो। अब बात क्या हुआ कि जब ये 5,000 रुपये का सामान लेके चला गया तो ये देखा अपने घर पे ले जाके जब यूज़ करने की कोशिश करी इसने, तो ये जो प्रोडक्ट 5,000 का ले गया था उसके अंदर कुछ डिफेक्टिवनेस निकल गया, मतलब कि कुछ खराबी आ गई। तो इसने क्या किया, आपके पास आया रिटर्न करने के लिए ये सामान, कि ये सामान के अंदर कुछ डिफेक्टिव है, आप इसको रिटर्न कर दो और मेरा पेमेंट कर दो। तो ये बोलने लगा क्या कि अब जो है ये जो सामान 5,000 का था मुझे इसके बदले में 10,000 रुपये का क्लेम चाहिए। मतलब कि 5,000 के सामान के बदले में ये बोल रहा है कि मुझे 10,000 रुपये चाहिए, मैंने 10,000 रुपये का सामान खरीदा था। तो आपको क्या होगा कि अगर ये बंदा आपके खिलाफ़ केस फाइल करता है कोर्ट में, तो कोर्ट में अगर आपके खिलाफ़ एक केस फाइल करेगा कि सर ये इससे मुझे, मतलब कि आपसे ये 10,000 रुपये लेने के लिए लायबल था, मतलब एबल था, कि मुझे ये बोलेगा कि मुझे इस सर से 10,000 रुपये लेने हैं, लेकिन इसे लेने थे कितने थे 5,000 रुपये। तो आपके पास एक एविडेंस होगा, अगर आप अकाउंटिंग्स को प्रॉपर मेंटेन करके चलते हो, मतलब कि आप प्रॉपर बिल वगैरह इशू करते हो, तो वो बिल जो है आपके पास एक एविडेंस होगा कि जो आपने इसे बिल इशू किया होगा उसका जो आपके पास रिकॉर्ड होगा वो 5,000 रुपये के नाम से 5,000 रुपये का अमाउंट से होगा। तो ये मेरे साथ धोखाधड़ी करने में अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसे भी मुझे हेल्प मिलेगा कोर्ट में कि मैं उस एविडेंस को कोर्ट में प्रेजेंट करूं और इस बंदे को हरा दूं, ठीक है। तो एविडेंस इन कोर्ट हुआ, इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है फैसिलिटेट्स सेल इन बिजनेस। फैसिलिटेट्स सेल इन बिजनेस, फैसिलिटेट सेल इन बिजनेस। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक ये कोई और पॉइंट है, सॉरी, ये सही पॉइंट डाला गया यहाँ पे। फैसिलिटेट्स सेल इन बिजनेस का मतलब क्या है यहाँ पे। मान लो आप काफ़ी समय से बिज़नेस कर रहे थे, आपको बिज़नेस करते करते 10 साल हो चुके हैं और आज आप मार्केट के अंदर अच्छा नाम कमा चुके, आपका नाम अच्छा हो चुका है, आपका रेपुटेशन हो चुका है मार्केट में। अब जो है आपको कोई पर्सन ऑफ़र करता है कि ये बिज़नेस आप हमें बेच दो, ठीक है, ये बिज़नेस आप हमें बेच दो जो आप कर रहे हो, मतलब कि आप अपना बिज़नेस मुझे बेच दो। तो आपको वहाँ पे क्या करना होता है कि आपके बिज़नेस का वैल्यूएशन करना होता है। बिज़नेस का वैल्यूएशन करने का मतलब कि आज मेरा मार्केट में कितना वैल्यू है, तो उस मार्केट की वैल्यू को निकालने के लिए भी जो मेरे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड होगा वो मेरी हेल्प करेगा। फैसिलिटेट सेल इन बिज़नेस, सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो सामने वाला पार्टी, मतलब जो खरीद रहा है मेरे से मेरा बिज़नेस, वो मुझे कितना पेमेंट करेगा वो मैं कैलकुलेशन कैसे करूँगा। ऐसे ही बोल दूँगा मेरे बिज़नेस का वैल्यू है 50 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, ऐसे नहीं होता। तो उसके लिए प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो वो कैलकुलेशन करने में मेरा ये अकाउंटिंग हेल्प करता है। जो भी मैंने रिकॉर्ड मेंटेन किया है, जो भी मेरा बैलेंस शीट है, उसके बेसिस पे मैं अपना जो कंसिडरेशन है सामने वाले पार्टी से जो लेना है वो निकालता हूँ। फिर इसी तरीके से आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट 9th, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है। इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है दिवालिया घोषित होना। दिवालिया घोषित का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति, सपोज़ मान लो मैंने कोई लोन लिया, ठीक है, मैंने कोई लोन लिया, अब मैंने लोन ले लिया, इतना कर्ज ले लिया है कि अब वो कर्ज का मैं पेमेंट नहीं कर पा रहा हूँ और मैं एक बिज़नेस भी करता हूँ, अपने बिज़नेस को चलाने के लिए मैंने लोन लिया था। अब वो लोन मैं रीपे नहीं कर पा रहा हूँ और मेरी एसेट्स भी जो है, मतलब कि जो मेरी घर की प्रॉपर्टी है, उस घर की प्रॉपर्टी को भी बेच देता हूँ तो भी मेरे उस लोन का रिकवरी नहीं हो पाएगा। तो उस केस में
कोर्ट मुझे क्या करेगा, इंसॉल्वेंट घोषित करेगा। तो वहाँ पे मुझे इंसॉल्वेंसी में हेल्प मिलता है। मतलब कि अगर आपके बिजनेस के अंदर लगातार लॉस पे लॉस होते जा रहा है, तो आप जो अकाउंटिंग मेंटेन किए होंगे उससे पता चल जाएगा कि इस बंदे को लॉस ही हो रहा है बिज़नेस के अंदर, अब इसको इंसॉल्वेंट घोषित कर दिया जाना चाहिए। मतलब कि क्या, अगर आप इंसॉल्वेंट घोषित हो जाते हो तो जो भी आपने अभी तक कर्ज पेमेंट कर दिया है, उसके बाद जो भी लाइबिलिटी बच गई आपकी कर्ज, उसका अब आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक हेल्प मिलता है। तो असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। सो दिस वाज द ऑल इन दिस क्लास. So till now, if you have any doubt or query, please let me know in the comment section. I will reply on that topic as soon as possible, and see you soon in the next class. Thank you so much for watching the video.